बेरोजगार हैं, जरिया आमदनी कोई नहीं है, घर का किराया भी देना है, माँ बाप के लिए, बूढ़े लोगों के लिए दवाइयां भी लानी है, बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना है, रोजमर्रा के अखराजात भी बर्दाश्त करने हैं, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना। वो क्या कर रहा है? वो किसके पास बेचारा जाके अपनी फरियाद करता है? इन्होंने तो कहा था कि हम 50 लाख घर देंगे। मुझे बताया जाए, क्या किसी को एक भी घर मिला है? किसी को एक भी घर दिया है? फिर आज मुझे बताएं कि काश्तकार, उनका क्या हाल है? उनकी गुजरोकात कैसे हो रही है? सुना है खादें बहुत महंगी हो गई हैं, बिजली बहुत महंगी हो गई है। आए दिन रोज सुनते हैं कि आज बिजली इतनी महंगी हो गई, आज इतनी महंगी हो गई। ताजरों का क्या हाल है? ताजर कैसे गुजारा कर रहे हैं? कारोबार चल भी रहे हैं या बंद हैं? सुना है, मैंने सुना है, कारोबारी हालात बहुत खराब हैं। नवाज शरीफ आपके एक एक दुख और तकलीफ से वाकिफ है, उसे आपके एक एक आंसू का एहसास है। यकीन मानिए, नवाज शरीफ का दिल रोता है जब वो देखता है कि गरीब आदमी इन मुसीबतों में गिरफ्तार है। मेरी रातों की नींद चली जाती है जब मुझे ये ख्याल आता है कि आपके बच्चे भूखे सोते हैं। मेरा दिल रोता है जब बिजली का बिल आप पर बिजली बनकर गिरता है। आपको पहुंचाया जाने वाला हर जख्म नवाज शरीफ के दिल पर लगता है। अभी 3-4 रोज पहले मुझे मालूम हुआ कि रोटी 10 रुपए कर दी गई है। क्या ये बात दुरुस्त है? मेरे भाइयों, मुझे बताओ, रोटी वाकई 10 रुपए कर दी गई है? भाई 71 साल लगे, ये गौर से सुनो मेरी बात, 71 साल लगे आटे को 35 रुपए किलो तक आते आते। यानी 71 सालों में आटा जो है वो 35 रुपए किलो तक पहुंचा, और सिर्फ पिछले 2 सालों में ये 35 से 75 रुपए हो गया है। मुझे बताएं कि कहां 75 साल, कहां 71 साल, और कहां सिर्फ ये 2 साल। और आज मुझे बताएं कि किस तरह से गरीब गुजारा करता है। एक मजदूर या बेरोजगार एक वक्त में 2 रोटियां भी खाए तो महीने के 1200 रुपए कहां से लाए? और जिसके घर में 6 लोग हों खाने वाले, वो 7,000 रुपए सिर्फ रोटी के लिए, सिर्फ रोटी के लिए कहां से लेकर आएगा? जबकि दालें और सब्जियां भी इस कदर महंगी हो गई हैं कि वो पहुंच से भी बाहर हो गई हैं। जब बच्चों की स्कूल फीस अदा करने का वक्त आता है, यहां बैठे हुए हैं आप, बहुत सारे बच्चों के बाप यहां पर बैठे हुए हैं, तो जब अपने बच्चों की स्कूल फीस अदा करने का वक्त आता है तो बाप को समझ नहीं आती कि बच्चों की तालीम जारी रखे या उनके मुंह में नवाला डाले, उनके मुंह में खाना डाले। इस हुकूमत ने गरीब आवाम को जीते जी मार दिया है। ना जाने किस मुंह से ये लोग मीडिया पर आते हैं, बेशर्मी के साथ इधर उधर की कहानियां सुनाकर चले जाते हैं। आप रोज ये तमाशा देखते हैं टेलीविजनों के ऊपर। भाई, आपको गुजरांवाला के मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए
मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार कौन है? इस सारी तबाही का मैं किसके साथ इल्जाम दूं? गुजरांवालों के मेरे भाइयों साथियों, इस बर्बादी पर अवाम किसका गिरेबान पकड़े? इमरान नियाजी का या फिर उसके लाने वालों का? इसका जवाब आप भी सोच समझ कर दें। इमरान नियाजी का या फिर उसके लाने वालों का गिरेबान पकड़े? किसका गिरेबान पकड़े? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? आप बताएं, गुजरांवाला के भाइयों और बहनों, असल कसूरवार कौन है? आपका वोट किसने चोरी किया? इलेक्शनों में किसने धांधली की? पोलिंग एजेंटों को किसने निकाल बाहर किया? जो वोट आपने डाला था वो किसी और के डब्बे में कैसे पहुंच गया? किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? आपके वोटों पर दो दो मोहरें किसने लगाई? और फिर रात के अंधेरे में आरटीएस किसने बंद किया? नताइज, इलेक्शनों के नताइज क्यों रोके रखे गए? बताएं मुझे, आप क्यों रोके रखे गए? इसका जवाब चाहिए हमें। क्यों बैन अवी इदारों ने इलेक्शन की शफाफियत पर उंगलियां उठाई और हारी हुई पीटीआई को किसने जितवाया? वोट आपकी एक मुकद्दस अमानत है। आपकी इस अमानत में किसने खयानत की? मुझे पता लगना चाहिए और आपको भी पता लगना चाहिए। ये हमारा सवाल है, इसका जवाब हम लेकर छोड़ेंगे। किसने सिलेक्टेड हुकूमत बनवाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार दोबारा गर्म किया? और किसने अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई? नालायक और नाहिल इमरान नियाजी को किसने वजीर आजम बनाया? बताएं, किसने बनाया? गुजरांवाला वालों, बताओ, उंगली किसकी तरफ उठती है? किसकी तरफ उठती है उंगली? बताओ। आप बताएंगे या फिर मैं बताऊं? और डरेंगे नहीं आप। अगर डरेंगे, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है। और गुजरांवाला के अवाम तो वैसे कभी नहीं डरते। गुजरांवाला के अवाम तो बड़े दिलेर लोग हैं, जुर्रतमंद हैं, शेर हैं, शेर। आज आप गीदड़ नहीं है, आप गाय भैंसे नहीं है, आप भेड़ बकरियां नहीं है कि जिधर कोई हांकेगा आप हांके जाएंगे, जिधर कोई चलाएगा आप चलते जाएंगे। आप बाज़मीर लोग हैं, बाज़मीर। आप अपना जमीर कभी नहीं बेचेंगे। आज खड़े होना होगा, आज उठना होगा। जिसने पाकिस्तान के साथ या आपके साथ ये जुल्म किया है, उसके खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन के आपको खड़ा होना होगा। और इसका आगाज गुजरांवाला के अवाम आज करेंगे इंशाल्लाह। और ये लहर पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। बोलो गुजरांवाला वालों, आप इसका आगाज यहां से करोगे आज? जरा जोर से बताओ कि आवाज टीवी की जरा कम आ रही है। आप मुझे बताएं, पिछले 73 साल से मुतवातर मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं। हमारे दौर में हालात अच्छे हो रहे थे, लेकिन उसे भी बर्बाद करके रख दिया गया।
याद करो आज से 3 साल पहले कितना अच्छा दौर था, उसको खत्म कर दिया गया। इस सियासी अदम इस्तेकाम ने मैशियत को संभलने नहीं दिया और अवाम की कमर तोड़कर रख दी। इसकी क्या वजह है? क्यों पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ना आ सकी? क्यों अवाम इंसाफ से महरूम है? कई लोग क्यों इंसाफ हासिल करने की तगोदो करते रहे, दुनिया से रुखसत हो गए, और दूसरी तरफ एक मखसूस तबका, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्यों आइन को तोड़ने वाले, क्यों आइन शिकन दंदनाते फिरते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये दोहरा मेयार ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा और ना हम चलने देंगे इसको। गुजरांवाला के अवाम इस बात का अहद करो नवाज शरीफ के साथ। आवाज जब नहीं आती ना फिर वो बड़ा कोई मसला है इसमें। आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो जज्बा है, वो मुझ तक सही तरह से आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, पहुंच रही है आवाज? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, लेकिन अगर मेरी भी पहुंच रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे बताओ कि यहां पे एक डिक्टेटर को आइन शिकनी पर सजा मिली, लेकिन उस अदालत को भी उड़ा दिया गया हवा में, और दूसरी तरफ आपके मुंतखब नुमाइंदों से हमेशा बुरा सलूक किया जाता है। क्यों आपके मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ तज़ीक आमेज़ सलूक किया जाता है? क्यों उन्हें काम नहीं करने दिया जाता? क्यों आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को अपने 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते? क्यों जगह जगह उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं? कभी धरना करवाकर रास्ता रोका जाता है, कभी डॉन लीक्स बनाकर, और कभी रिजेक्टेड कहकर वजीर आजम के अहकामात को रद्द कर दिया जाता है। मैं हैरान होता हूं कि जितना वक्त इन आइन तोड़ने वालों ने साजिशों पर जाय किया, उसका आधा वक्त भी अगर दिफा पर सर्फ किया जाता तो मुल्क बहुत सी कबातों से बच जाता। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पनामा की साजिश होती है। पनामा का कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ एक कि मुल्क को कमजोर करना और हुकूमत को गिराना, नवाज शरीफ को निकलवाना, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना। इस सब के बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह, इन धरनों के बावजूद, इन मुश्किलात के बावजूद, आप गवाह हैं गुजरांवाला वालों, ना सिर्फ हमने काम करके दिखाया, बल्कि दुनिया से भी अल्लाह के फजल करम से अपना लोहा मनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सस्ती बिजली बनाकर पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, मुल्क में अमन कायम किया, दहशतगर्दी खत्म की, कारोबार चलना शुरू हो गया, और गुर्बत और बेरोजगारी खत्म होना शुरू हो गई। अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटियां बन रही थी, मोटरवेज और हाईवेज बन रहे थे। आज बलोचिस्तान से, सिंध से, केपीके से, पंजाब से, और वहां से भी, चित्राल से भी लोग आए हैं, इस जलसे में आए हैं, कायदीन आए हैं, और हमारे कायदीन के साथ उनके वर्कर्स भी आए हैं।
पूछें कि माशाल्लाह मोटरवे पेशावर से लेके तो सिंध तक पहुंच गई है। उधर बलूचिस्तान में हाईवेज पे तामीर हो रही है। वहां पे जो टनल हमारी चित्राल वाली जो है लवारी टनल, वो बन गई है। हजारा मोटरवे बन गई है। ये सब काम अल्लाह के फजल करम से हमने अपने ये 3-4 सालों में किए। बिजली के इतने बड़े बड़े कारखाने लगा दिए, ये सारा काम किया। और अल्लाह के फजल करम से आज हमें उसकी खुशी है। अगर पाकिस्तान को उसी तरह चलने दिया जाता, आज पाकिस्तान तरक्की का एक मरकज बन चुका होता इस खिते में। पाकिस्तान की तरक्की को दुनिया तस्लीम कर रही थी। दुनिया, पाकिस्तानी रुपया दूसरी तमाम करेंसियों में इस खिते में मुस्तहकम था। अगले 10 साल में पाकिस्तान का शुमार दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज में होने की पेशगोई की जा रही थी। और खुद बैन अवी इदारे भी ये कह रहे थे। वर्ल्ड बैंक और IMF भी पाकिस्तान की तरक्की को तस्लीम कर रहे थे। ये कि ये तरक्की अफसोस दर अफसोस, ये तरक्की अवाम का मैंडेट चोरी करने वालों को रास नहीं आई। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि नवाज शरीफ अपने मिशन में कामयाब हो जाए और वोट को इज्जत मिल जाए। नवाज शरीफ अकेला नहीं था, हमारे PDM के लीडर्स भी बहुत सारे नवाज शरीफ के साथ थे। उस हुकूमत में उनका भी हिस्सा था। वो आज स्टेज पर बैठे हुए हैं, तो उनको ये रास नहीं आया कि इनकी हुकूमत कामयाब हो जाए और वोट को इज्जत मिले। आपने 2-2.5 साल इन लोगों को भुगता है। आज आपको मालूम हो चुका है गुजरांवाला के मेरे दोस्तों कि वोट को इज्जत दो की क्या अहमियत है। वोट को इज्जत दो किसको कहते हैं? आज आपको इसका एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा? मुझे आवाज देकर बताओ। हमें ये गद्दार करार देते हैं। हमें ये गद्दार करार देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। गुजरांवाला को परेशान ना होना, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक डिक्टेटरों ने सियासतदानों को इन्हीं तमगों से नवाजा है। कभी मादरे मिल्लत फातिमा जना को गद्दार करार दिया गया, कभी हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गद्दार ठहराया गया, कभी बाचा खान और मौलवी फजल हक मुल्क दुश्मन करार पाए, कभी मरी, कभी मैंगल और कभी बजंजो गद्दार बने। और जब ये इल्जाम मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया, तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और आपने देखा अपनी आंखों से कि ढाका में जनरल नियाजी ने दुनिया की तारीख में पहली बार खुलेआम इंतहाई जिल्लत में इस तरीके से हथियार डाले। लेकिन गद्दार कौन है? सियासतदान। गद्दार कौन है? नवाज शरीफ। गद्दार कौन है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। गद्दार कौन है? वली खान। गद्दार कौन है? अकबर बुख्ती या फिर महमूद खान अचकजई, जो हमेशा दस्तूर और आइन की बात करता है। और कौन गद्दार है? ये सब लोग जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, सब कायदीन, सब गद्दार है।
क्योंकि यह आइन और कानून की बात करते हैं। और मुहिब वतन कौन है? मुहिब वतन कौन है? जिन्होंने आइन को तोड़ा, जिन्होंने आइन को रोंद डाला, जिन्होंने मुल्क को दो टुकड़े कर दिया, ये सब मुहिब वतन है। मेरे गुजरांवाले के भाइयों और बहनों, तारीख और हकायक बड़े तल्ख हैं, लेकिन पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हम अमन चाहते हैं, लेकिन खुददारी के साथ, बराबरी के साथ, इज्जत नफ्स के साथ, और मुल्क के अंदर भी इज्जत नफ्स के साथ रहना चाहते हैं। हम जमीर के खिलाफ काम करने वाले लोग नहीं हैं, बाजमीर लोग हैं, बेजमीर लोग नहीं हैं हम। और फिर मुल्क से बाहर भी, इसलिए जब भारत ने 5 एटमी धमाके किए तो हमने उसका जवाब 6 एटमी धमाकों से दिया। लेकिन जब उन्होंने अमन की बात की तो हमने हमेशा मुस्बत जवाब दिया। हमारे दौर में भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए, आपने अपनी आंखों से देखा, और वजीर आजम वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान गए और वहां जाकर अपने हाथ से पाकिस्तान के बारे में इंतहाई उम्दा अल्फाज तहरीर किए। कोई जाके विजिटर्स बुक को जाके पढ़े, उसे भारत को पढ़े और फिर बताए कि क्या वो पाकिस्तान बेहतर था या आज का पाकिस्तान। क्यों आज दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है? क्यों हम एतबार इस कदर खो चुके हैं कि हमारे करीबी दोस्त ममालिक भी आज हमारे साथ नहीं है? सऊदी अरब, जो हमारा बहुत काबिल एतमाद दोस्त है, भाइयों से बढ़कर भाई है, क्यों हमने उसे इतना खफा कर दिया कि वो आज हमारी बात, हमसे बात करने को तैयार नहीं है? तमाम तर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के होते हुए भी क्यों हम आज निहत्ते कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने के काबिल नहीं है? भारत ने यकतरफा तौर पर कश्मीर को अपना हिस्सा करार दे दिया। क्यों हम एक करारदाद भी पेश नहीं करवा सके? उल्टा अपने ही वजीर आजम आजाद कश्मीर पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करा दिया। ये क्या है? क्या ये आपको जमीर फरोशी कबूल है? ये कश्मीर फरोशी, क्या ये आपको कबूल है? मैंने अपने 35 साल सियासी कैरियर में, गुजरांवाला के दोस्तों, इससे ज्यादा करप्ट हुकूमत नहीं देखी। इनका तरीका वारदात ये है कि झूठ इतना बोलो कि लोग सच समझना शुरू हो जाए, दूसरों पर इल्जामात की इतनी बौछार करो कि उनके अपने करतूतों से तवज्जो हट जाए, और इस आड़ में ये खुद करप्शन का बाजार गर्म किए रखें। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, गुजरांवाला के भाइयों दोस्तों, आपको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 सालों में कोई करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं आया, जबकि इन लोगों के आए दिन करप्शन स्कैंडल सामने आ रहे हैं, और स्कैंडल भी वो जिनके जरिए अवाम के, आपके अरबों खरबों रुपए लूट कर ले गए। इमरान न्याजी, कौन नहीं जानता कि इस करप्शन में तुम खुद मुलविस हो? तुम क्या समझते हो तुम
कि साकिब निसार का एनआरओ लेकर तुम पाक साफ हो गए हो? तुम्हें बनी गाला और लाहौर में जमान पार्क की अरबों रुपए की जायदाद की रसीदें देनी पड़ेंगी। तुम क्या समझते हो कि साकिब निसार का एनआरओ लेकर अलीमा खान हिसाब देने से बच जाएंगी? क्या अरबों की फंड रेजिंग के मामला बिला तहकीक ही रह जाएंगे? तुम क्या समझते हो कि फॉरेन फंडिंग केस पर कोई तुमको एनआरओ दे सकेगा, जबकि तुम्हारी अपनी पार्टी के लोग खुद तुम्हारी करप्शन के गवाह हैं? जवाब दो, तुमने वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर चीनी बरामद करने की इजाजत कैसे दे दी और क्यों दे दी? चीनी के जखायर तो इतने नहीं थे कि एक्सपोर्ट हो सकती है, बरामद हो सकती। उसका नतीजा क्या निकला? 52 से चीनी की कीमत जो है 52 रुपए से 110 रुपए किलो हो गई। लेकिन तुमने परवाह नहीं की ताकि तुम्हारे एटीएम अवाम के खरबों अरबों लूट सके। आपका फर्ज बनता है पाकिस्तान के रहने वालों, गुजरांवाला के रहने वालों, आपका फर्ज बनता है कि आप इसका हिसाब लो। ये अरबों खरबों आपके हैं, आपकी जेब से ये पैसा निकला है और इमरान खान और उसके हवारियों के जेबों में गया है और उसने लोगों को भगा दिया है। ये अरबों खरबों है, इस पे खामोश बैठना जुर्म है, जुल्म है, ज्यादती है। तुमने आज तक इमरान खान कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे चीनी की कीमत में कोई कमी हो सके। हम इसको चीनी की कीमत को 50-52 रुपए छोड़ के गए थे, 2 सालों में 100 रुपए से ऊपर चली गई है। गुजरांवाला के मेरे भाइयों, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? तुम्हें इन भारी कीमतों के नीचे दबे हुए अवाम की इमरान नियाजी कोई परवाह नहीं है, न थी न है। तुम्हारा वजीर अद्वियात की कीमत में बेहिसाब इजाफा करके चलता बना, अवाम के अरबों लुट गए और तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं। और फिर जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत गिराने, बलोचिस्तान की हुकूमत गिराने और सेनेट के इंतखाबात चोरी करने के जुर्म में संगीन गद्दारी यानी आर्टिकल 6 का मुजरिम भी है, उसके बेहिसाब असासे सामने आ चुके हैं, मगर कोई तफ्तीश शुरू नहीं हो सकी। इस हुकूमत के होते हुए शायद होगी भी नहीं। नैब का वतीरा तो इल्जाम और सबूत के बगैर ही उठाकर ले जाना है। ये शख्स क्यों खुलेआम दंदनाता फिर रहा है? जवाब दो इमरान नियाजी, क्यों फिर रहा है? और आज भी वो चेयरमैन सीपैक बना हुआ है। किस मुंह से ये सीपैक की सरबराही कर रहा है? और उसकी तनख्वाह 35 लाख रुपए माहाना है। गुजरांवाला के अवाम भाइयों, क्या तनख्वाह है? 35 लाख रुपए तनख्वाह है उस शख्स की, जनरल आसिम सलीम बाजवा की। क्या तनख्वाह है बताओ, क्या तनख्वाह है? इस हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, लेकिन करप्शन का एक के बाद दूसरा स्कैंडल सामने आ रहा है। इसके बावजूद चेयरमैन नैब की डटाई देखें, तमाम तर गवाह और सबूतों के बावजूद किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बन सका। नैब एक डिक्टेटर का बनाया हुआ काला कानून है, मुशर्रफ का बनाया हुआ काला कानून है, जिसका मकसद सियासी इख्तिलाफ राय को कुचलना है।
लेकिन जावेद इकबाल और उसके साथियों ने तो तमाम हदें पार कर ली। उन्हें सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों और फिर गैर मुल्की और गैर मुल्की इदारों की जानिब से की गई तनकीद की भी कोई परवाह नहीं है। उनका इंतकामी एजेंडा खत्म होने को ही नहीं आता। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह, मीर शकीलुर रहमान और ऑपोजिशन के दीगर रहनुमा आज भी पाबंदे सलासल हैं। उनको या खुद आपको भी यह मालूम नहीं कि उनका जुर्म क्या है। और जावेद इकबाल, कब तक आप एक मफाद प्रस्त टोले के मफादात के मुहाफिज बनकर बैठे रहोगे? कब तक उनके इंतजामी एजेंडे पर अमल करते रहोगे? कब तक बेगुनाहों को न्याय की चक्की में पीसते रहोगे? कब तक तुम इमरान नियाजी और आसिम बाजवा जैसों की करप्शन को तहफ्फुज देते रहोगे? याद रखो, तुम्हारा भी यौम हिसाब आएगा और बहुत जल्द आएगा। ये गुजरांवाला का जलसा, ये कायदीन, ये सब गवाह है, इंशाल्लाह गवाह रहना। इनका भी यौम हिसाब आएगा और जल्द आएगा। मेरे भाई और बहनों, आइन से इनराफ सिर्फ माशाल्लाह की शक्ल में नहीं होता। हर आइन शिकनी इंतहा दर्जे की संगीन होती है। लिहाजा जब जबरदस्ती मीडिया का मुंह बंद कर देते हैं, ये भी आइन शिकनी है। जब आप केबल ऑपरेटर्स को हरासा करके अपनी मर्जी के चैनल चलवाते हैं, तो ये भी आइन शिकनी है। जब आप जजों से जबरदस्ती मनपसंद फैसले लिखवाते हैं, तो ये भी आइन शिकनी है। आप अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं और एक नाअहल तरीन शख्स को वज़ीर आज़म बनवा देते हैं, तो ये बदतरीन आइन शिकनी है। याद रखिए, एक आइन तोड़ने वाले शख्स के साथ साथ वो तमाम लोग भी आइन शिकनी के मुर्तकिब होते हैं जो उसकी मदद करते हैं या उसका हुक्म मानते हैं। गुजरांवाला के मेरे भाइयों बहनों, आज आपकी तमाम तर परेशानियों और तकलीफों का जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने आपको अपने जाती मफादात और इख्तियारात की भींट चढ़ाया है। यही वो लोग हैं जो तमाम मसाइल के जिम्मेदार हैं, और यही वो लोग हैं जो अपने मफादात के लिए पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने के दरपे हैं। हम नहीं, अवाम नहीं, ये हैं वो चेहरे जो पाक फौज को बदनाम करते हैं और मुतनाज़ा करते हैं। नवाज शरीफ का उन बहादुर कौम के बेटों और सिपाहियों को सलाम जो फलक पोश पहाड़ों और सरहदों पर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। कल ही वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में 20 शहादतें हुई। कौम का हर फर्द सोगवार है। मेरे ये मुजाहिद भाई और बेटे, ये शहीद और शोहदा, ये फौज की इज्जत बनाते हैं, ये कौम की इज्जत बनाते हैं। इन्हें कौम सलाम पेश करती है। इनकी माओं को, इनके वालिदैन को कौम सलाम पेश करती है। तुम कौम के हीरो हो। नवाज शरीफ तुम्हारा एहसान मंद है। कौम तुम्हारी ममनून है। कौम तुम पर फख्र करती है। मगर चंद लोग कहते हैं कि हम आइन और कानून के ताबे हैं और सियासत में हिस्सा नहीं लेते।
तो फिर मेरा सवाल ये है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई करके नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, हुकूमत को तोड़ा था और उठा के नवाज शरीफ को काल कोठरी में डाल दिया था। वो कौन लोग थे जिन्होंने 4 दफा मुल्क में मार्शल लॉ लगाया? कौन थे वो लोग? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने स्टेट अबव द स्टेट बना ली हुई है? कौन इसका जिम्मेदार है? मुल्क में 2 मुतवाजी हुकूमतों का कौन जिम्मेदार है? जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी जो कह रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? मेरे पास वो वीडियो है जो किसी वक्त मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मैं ट्विटर पे फिर डालूंगा, उसको आप सुनिएगा वो क्या कह रहा है। जस्टिस काजी फायजी साहब और उनके अहले खाना के साथ होने वाली नाइंसाफियों का कौन जिम्मेदार है? इस मीडिया की जुबानबंदी का कौन जिम्मेदार है? सेनेट के इंतखाबात पर डाका डालने का कौन जिम्मेदार है? इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग का कौन जिम्मेदार है? सहाफियों को अगवा करके तशद्दुद करने का कौन जिम्मेदार है? इमरान नियाजी की इस नाइल हुकूमत की तबाहकारियों का कौन जिम्मेदार है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीन चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। इंसाफ करने के जुर्म में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी और काजी फाइज ईसा के खिलाफ तमाम इकदाम आपके इमाम पर किए गए। आपने इलेक्शनों में अवाम के इंतखाब को रद्द करके अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जनरल बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको बिजली का बिल बिजली बनकर बिजली बनकर गरीब पर गिर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। दवाई ना मिलने से मेरे पाकिस्तान का गरीब मर रहा है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। गरीब की रोटी 10 रुपए की हो गई है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। इन गरीबों के बहते हुए आंसुओं के जिम्मेदार आप हैं। बाजवा साहब, आप इन गरीबों के बहते हुए आंसुओं के जिम्मेदार आप हैं। जवाब आपको देना होगा। इन हंसते मुस्कुराते चेहरों पर उदासी है, वीरानी है, परेशानी है। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बाजवा साहब, जवाब आपको देना होगा। आटा और चीनी चोर
अवाम के सैकड़ों अरब रुपए लूट कर चलते बने और हुकूमत ने कीमत काबू में लाने के लिए कुछ नहीं किया। बाजवा साहब, हिसाब आपको देना होगा, आपको। और जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। आपने नवाज शरीफ को बागी कहना है, जरूर कहिए। गद्दार कहना है, जरूर कहिए। इश्तिहारी कहना है, जरूर कहिए। हाई जैकर कहना है, जरूर कहिए। नवाज शरीफ के असासे जायदाद जब्त करनी है, जरूर कीजिए। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने हैं, जरूर बनाइए। लेकिन नवाज शरीफ अपने गरीब और मजलूम आवाज की आवाज बनता रहेगा। नवाज शरीफ आपके वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा इंशाअल्लाह। पीडीएम तुमसे वोट को इज्जत दिलाकर रहेगी इंशाअल्लाह। गुजरांवाला वालों, मौलाना फजल रहमान वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। बिलावल जरदारी भुट्टो वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। महमूद खान अचकजई वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। साजिद मीर, डॉक्टर मालिक, जहां से जमालदीनी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। मियां इफ्तिखार, अवैस दुरानी, अहमद नवाज जतून, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खकान अब्बासी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। और गुजरांवाला वालों, आप भी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। क्या गुजरांवाला वाले इस जदोजहद में मेरा साथ दोगे? पीडीएम का साथ दोगे? क्या पाकिस्तान हमारा साथ देगा? ये वादा है आपका, गुजरांवाला वालों को वादा है आपका। नवाज शरीफ के साथ वादा कर रहे हो, दोनों हाथ खड़ा करके वादा करो, क्या साथ दोगे? पाकिस्तान पाइंदाबाद।